हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेसिकली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड होने वाली है। अगर ये न्यूज़ वाकई में सच हो जाती है तो फिर कुछ दो कंपनियों को बहुत बड़े फायदे मिल सकते हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। चलो न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो न्यूज़ आ रही है यहाँ पर, इंडिया टू काउंटर चाइनाज फुजियान with third aircraft carrier, defense minister says work on for third carrier। ठीक है, चलो और भी डिटेल्स में समझते हैं। जल्द शुरू होगा तीसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम, सिर्फ 3 नहीं 5-6 युद्धपोत और बनाएंगे, राजनाथ सिंह का ऐलान। ठीक है, तो देखो यहाँ पर न्यूज ये आ रही है। देखो ऑफिशियली ये न्यूज नहीं आई है, रिपोर्ट के मुताबिक ये न्यूज आई है। तो कहा यह जा रहा है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इनका कहना है कि जल्द ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम शुरू होने वाला है एंड सिर्फ 3 नहीं 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, किनको काउंटर करने के लिए? चाइना को। चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल 3 हैं। ठीक है, जिनमें से एक का नाम है फुजियान जो कि रिसेंटली आई है और अभी वो ट्रायल में चल रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पर फुजियान के बारे में बताई जा रही है जो कि रिसेंटली चाइना ने एक्वायर किया है और चाइना ने बनाई है। तो उसी को काउंटर करने के लिए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया भी बनाने वाली है, ऐसी यहाँ पर न्यूज आ रही है। ठीक है, और भी डिटेल्स में समझते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्द तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत हो जाएगी। हम 3 पर ही नहीं रुकेंगे, हम 5-6 कैरियर और बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना की ताकत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में कई गुना बढ़ जाएगी। चीन की हरकतों पर विराम लगेगा। ठीक है, कैसे? देखो यहाँ पर डिटेल्स में न्यूज को समझ लेते हैं। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा, मतलब इंडिया में निर्माण की जाएगी। ठीक है, यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। देखो जो हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर हाल फिलहाल ही बनी है जिनका नेम है INS विक्रांत। ठीक है, जो कि अभी सर्विस में है और जो हमारी नेवी है उनको सौंप दिया गया है। ठीक है, INS विक्रांत। इसे बनने में कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगा। ठीक है, मतलब 45,000 टन का भार लेकर ये जो कैरियर है ये चल पाएगी। ठीक है, अब देखो 45,000 टन होगा। यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा, ये यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन विकिपीडिया के मुताबिक देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, अप्रोक्स 55 फाइटर जेट्स बताई जा रही है। ठीक है, चलो ऑफिशियली जब यहाँ पर न्यूज आएगी तब हमें क्लियरेंस मिल जाएगी और भी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, एंड उसके बाद देखो यहाँ पर बताई जा रही है, इससे INS विक्रांत से पहले रूस से 2013 में INS विक्रमादित्य मंगवाया गया था। ठीक है, रूस से मंगवाया गया था INS विक्रमादित्य 2013 में। उसके बाद इंडिया में बनाई गई INS विक्रांत। दोनों फिलहाल नौसेना की सेवा में लगे हैं। पिछले साल जनवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी, लेकिन भारत का मकसद है चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करना ताकि टक्कर दी जा सके। ठीक है, तो ये है मकसद भारत का, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये न्यूज आ रही है सामने। अब देखो यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर इसे कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आप सभी को मालूम होगा, लेकिन मेरा काम है कि डिटेल्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करना। तो देखो कितना बड़ा होता है ये साइज में। ठीक है, इस पर क्या होता है कि जो फाइटर जेट्स हैं वो लोड करके ले जाते हैं। जब भी युद्ध का समय होता है, जो समुद्री इलाकों में युद्ध होती है, तो ये सब जो होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर ये ले जाकर खड़ी कर दी जाती है। इसके ऊपर बहुत सारे
लगे होते हैं, जैसे आप स्टैंड में, बस स्टैंड में देखते हो बस लगे होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर लगे होते हैं और यहाँ से मतलब उड़ान भरती है और अपना जो युद्ध में काम होता है वो करते हैं। ठीक है, तो ये अभी इंडिया के पास दो है फिलहाल, एक है आईएनएस विक्रांत और एक है विक्रमादित्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आईएनएस विक्रांत के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। चलो अभी हम देखते हैं कि आईएनएस विक्रांत की क्या क्या खूबियाँ हैं। देख सकते हो ये है इमेज आईएनएस विक्रांत की। अब यहाँ पर देख सकते हो नेम विक्रांत, ऑपरेटर इंडियन नेवी, ऑर्डर्ड 2004 में ऑर्डर की गई थी और बिल्डर देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये कंपनी बनाई है आईएनएस विक्रांत को। ठीक है, और आगे भी जो मतलब एयरक्राफ्ट बनाई जाएंगी वो भी चांसेज हैं कि इन्हीं को ऑर्डर मिल सकती है। कॉस्ट देखो 23,000 करोड़ इतना खर्चा आया है इसको बनाने में। लेट डाउन देखो 28 फरवरी 2009, फिर यहाँ पर लॉन्च देख सकते हो 12 अगस्त 2013। तो देख सकते हो कितना टाइम लगता है। एक्वायर्ड 2022, कमीशनड ये भी 2022 है, ये जुलाई 2022 और ये सितंबर 2022। तो देख सकते हो ऑर्डर हुआ 2004 में, लेट डाउन हुआ 2009 में, लॉन्च हुआ 2013 में, एक्वायर किया गया 2022 में, जुलाई 2022 में और कमीशन हुआ सितंबर 2022 में और अभी ये सर्विस में है, चालू है। ठीक है, मोटो देख सकते हो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, जयम सम युधिस्पृध, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। यार बहुत बढ़िया मोटो यहाँ पर लिखी हुई है, अच्छी बात है। निकनेम देखो IAC-1 स्टेटस इन एक्टिव सर्विस, अभी ये सर्विस में चल रही है। उसके बाद देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर देखो 45,000 टन बताई जा रही है, तो 45,000 टन ये लेकर चल सकती है। लेंथ देखो 860 फीट, बीम 203 फीट, हाइट 194 फीट। आगे यहाँ पर और भी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पर दी हुई है, जैसे स्पीड देख सकते हो 56 किलोमीटर पर आवर और रेंज, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, देखो एयरक्राफ्ट कैरिड, तो यहाँ पर देखो 36 एयरक्राफ्ट बताई जा रही है, मतलब आईएनएस विक्रांत के ऊपर 36 एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड विंग की बात करें तो फिक्स्ड विंग में देखो ये सब एयरक्राफ्ट हैं, MiG-29 के जो कि बेसिकली रशियन है, एंड फिर है HAL का तेजस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बनाती है फाइटर जेट तेजस, ये भी है यहाँ पर ट्रायल्स में। फिर है राफेल एम टू बी ऑर्डर्ड। उसके बाद HAL का एक और है यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो कि है TEDBF, इन डेवलपमेंट है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रोटरी विंग की बात करें तो ये कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से देख सकते हो HAL का एक और यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि बेसिकली हेलीकॉप्टर है, ध्रुव। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं, देखो ये है इमेज HAL के द्वारा बनाई जाती है ये तेजस। ठीक है, तो ये है तेजस एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने देखा था शॉर्ट में जो हम बोल रहे थे TEDBF, तो ये जो एयरक्राफ्ट है फुल फॉर्म है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, तो ये भी HAL बनाती है। नेक्स्ट देखो ये है ध्रुव हेलीकॉप्टर जो कि बेसिकली यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ठीक है, तो आपने आईएनएस विक्रांत को समझा। अब यार यहाँ पर हम समझते हैं आईएनएस विशाल को, जो कि न्यू आने वाली है, ऐसी यहाँ पर रिपोर्ट में बताई जा रही है। आईएनएस विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी, तो ये फ्यूचर में आ सकती है। आईएनएस विशाल also known as Indigenous Aircraft Carrier 3 IAC-3 is a planned aircraft carrier to be built by कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन नेवी। तो देख सकते हो यहाँ पर भी कोचिन शिपयार्ड का नेम आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को ऑर्डर मिल सकती है जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आने वाली है उसके लिए। तो आईएनएस विशाल को बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर मिलने के चांसेस यहाँ पर बताई जा रही है। एंड यहाँ पर जो आईएनएस विशाल होगी ये थोड़ी सी विक्रांत से मतलब ज़्यादा फीचर्स वाली होगी। ठीक है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर शक्ति होगी इनके अंदर, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो इनके बारे में
कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, देख सकते हो। नेम है INS विशाल, एंड यहाँ पर देखो बिल्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बताई जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो इनको फायदा मिल सकता है अगर वाकई में ये कंपनी बनाती है तो। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टेटस में बताई जा रही है प्लान्ड डिजाइन फेस। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो 65,000 से लेकर 75,000 टन ये डिस्प्लेसमेंट होगी। पिछले वाले INS विक्रांत में हमने क्या देखा था कि 45,000 टन तक लेकर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। लेंथ होगी 300 मीटर की। उसके बाद यहाँ पर स्पीड बताई जा रही है, और एयरक्राफ्ट कैरिड में देख सकते हो 55, ठीक है, उसमें शायद 36 थी, जिसमें 40 फिक्स्ड विंग एंड 15 रोटरी विंग होंगे एयरक्राफ्ट। एंड यहाँ पर देखो मोस्टली TED BF एंड AMCA प्लान्ड। तो ये बताई जा रही है कि मोस्टली ये एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। अब देखो ये जो एयरक्राफ्ट है हमने देखा TED BF, तो ये तो HAL बनाती है, साथ ही साथ AMCA की अगर हम बात करें तो ये भी HAL ही बनाती है। तो HAL को फिर से फायदे मिल सकते हैं अगर ये बनेगी तो, ठीक है। तो HAL को भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने न्यूज से रिलेटेड काफ़ी सारे इंफॉर्मेशंस लिए, एंड साथ ही साथ हमने देखा कि अगर वाकई में हमारे इंडिया में न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर बनाई जाती है तो कुछ दो कंपनियों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने के चांसेज हैं, जिसमें पहला हमने देखा कोचिन शिपयार्ड एंड दूसरा हमने देखा HAL। चलो अब इन कंपनियों के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो मार्केट कैप है 39,000 करोड़ की, तो एक मिड कैप कंपनी है। एंड स्टॉक के पी की बात करें तो 71.4 की है, इंडस्ट्री पी है 65.2 की। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर देखें तो इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़ी सी बढ़ी हुई है पी इनकी। उसके बाद ROC एंड ROE देखें तो कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट के साथ है 8.66 एंड 6.57%। फिर यहाँ पर हम डेप्ट टू इक्विटी देखें तो चलो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 583 करोड़ का डेप्ट है। और यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 1730 करोड़ है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72.9% है, अप्रोक्स 73% मानकर चल सकते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो 1486 है, एंड बुक वैल्यू है 179 रुपये की। उसके बाद यहाँ पर प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो 1486 और 234 की है। सोच सकते हो अगर किसी ने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होगा और अगर अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो उनको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.59% की है, फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की, EPS है 22.6 रुपीज़ की। पेग रेशियो की बात करें तो ये माइनस में है, -11.9। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की। तो यहाँ पर देखो 2819 मार्च 21 में थी, जो कि बढ़कर मार्च 22 में हो गई 3190। फिर यहाँ पर घट गई 2330 हो गई मार्च 2023 में, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2997 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेल्स थोड़ी घटी है, ठीक है। और बाकी पहले की भी डेटा देखोगे तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इससे भी पहले की डेटा देखना चाहते हो तो आप स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 610 587 हो गया घटकर, फिर यहाँ पर और घटकर 334 हो गया, और उसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ में बढ़ी हुई देखने को मिल रही है 596 की, ठीक है। करोड़ में है ये सारी डेटा। एंड यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। OPM जो थी 26% की थी, वो घटकर 20% हो गई, और फिर से घटकर यहाँ पर 12% हो गई। TTM में देखो नेट प्रॉफिट बढ़ी है, क्योंकि देख सकते हो OPM की जो परसेंटेज है ये भी बढ़ी है, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ। तो देखकर आपको लगेगा कि यार क्या है ये, यहाँ पर देख सकते हो सिंगल डिजिट के साथ है और साथ ही साथ माइनस में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखकर कुछ खास नहीं लगेगा, बहुत ही मतलब नेगेटिव देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है एंड सेल्स ग्रोथ भी माइनस में है, और सिंगल डिजिट्स में हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ खास आपको नहीं लगेगा देखकर, ठीक है।
स्टॉक प्राइस CAGR की लेकिन बात करें तो देख सकते हो स्टॉक प्राइस CAGR कितना बेहतरीन रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं है, एवरेज है। तो देखा जाए तो कुछ खास कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुए हैं, लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हुई है और रिटर्न्स बढ़िया मिले हैं इन्वेस्टर्स को। भले ही सेल्स अच्छी तरह से नहीं बढ़ी है, प्रॉफिट अच्छी तरह से नहीं बढ़ी है, लेकिन रिटर्न्स बढ़िया मिल गए हैं कंपनी के अंदर। क्योंकि देखो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला है काफ़ी ज़्यादा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को, इस वजह से इनकी जो स्टॉक की प्राइस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ी है पिछले कुछ सालों के अंदर। ठीक है, और आगे भी बढ़ सकती है अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला तो। फिर यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है 72.86% की, जो कि स्टेबल है यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर से। एंड यहाँ पर फिर FIIs की बात करें तो देखो FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। एंड DIIs की बात करें तो DIIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यहाँ पर बेचने वाला कौन है? पब्लिक। तो चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर FIIs एंड DIIs खरीद रहे हैं, तो मतलब कुछ अच्छी बात है तभी तो। आगे यहाँ पर हम इनकी चार्ट के ऊपर देखें तो देखो अभी बाइंग करने का समय सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी जो इनकी प्राइस है ये अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पर पहुंची हुई है। तो यहाँ पर अगर अभी आप बाइंग करोगे तो चांसेज है कि अगर चल जाए तो अच्छा है किस्मत के भरोसे, लेकिन यहाँ से गिरावट आएगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको। गिरकर इस लेवल तक अगर आती है तो फिर एक चांस बन सकती है, यहाँ पर अप्रोक्स 20% की डिस्काउंट मिल सकती है फर्स्ट अमाउंट ऐड करने के लिए 1171 के लेवल पर। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अगर गिरावट आती है तो फिर सेकेंड अमाउंट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई रिकमेंडेशंस या कोई एडवाइस नहीं है, तो आपको अपनी खुद की रिसर्च खुद की स्टडी करनी है एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करनी है। आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर, जो कि है HAL, जो कि एयरक्राफ्ट्स बनाती है। जो हमने अभी देखा था कि तेजस थी और भी कुछ थे, ध्रुव हेलीकॉप्टर, तो वो सब ये कंपनी बनाती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, देख सकते हो 3,15,689 करोड़ का मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी है। फिर यहाँ पर देखो स्टॉक पी की बात करें तो 41.6 की पी है एंड इंडस्ट्री पी देखें तो यहाँ पर 70 की है। तो देखा जाए तो अभी जो ये स्टॉक है ये एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छी रेट पर चल रही है स्टॉक पी के अकॉर्डिंग देखें तो। बाकी अगर हम पेग रेशियो देखें तो पेग रेशियो देखकर लगेगा कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, पी तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेग रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा करेक्शन आती तो ये भी करेक्ट हो जाती, सही हो जाती, तो फिर हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी यहाँ पर बाइंग की। क्योंकि अभी जो प्राइस है ये इनकी 52 वीक हाई की प्राइस है, देख सकते हो यहाँ पर। और 52 वीक लो के प्राइस की बात करें तो 1490 की थी, हाई है 4750 की, और अभी करेंट प्राइस है 4720 की। तो यहाँ पर अभी 52 वीक हाई के प्राइस पर ये भी ट्रेड कर रही है, और कोचिन शिपयार्ड भी। क्योंकि अभी इलेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज आते रहते हैं इलेक्शन में गवर्नमेंट्स की, जिसके वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी हुई है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि फिर से बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग होगी, और बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग हो गई तो जैसा कि डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा मिला है वैसा आगे भी मिल सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इस वजह से इन शेयरों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग नहीं हो पाती है बाई चांस, तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट मिलेंगी इन शेयरों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया बात है। देख सकते हो 0.35 करोड़ की डेप्ट है, काफ़ी कम है। एंड यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो देख सकते हो 6,479 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 71.6% की है, और प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। बुक वैल्यू की बात करें तो 434 रुपये की है। ROC ROE की बात करें तो ये बेहतरीन है, ROC है 38.9% की, ROE है 28.9% की, तो काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद यहाँ पर हम 52 वीक हाई एंड लो तो देख ही लिए। डिविडेंड यील्ड है 0.6% की, एंड फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की। EPS है 114 रुपये की। पेग रेशियो यहाँ पर हमने देखा 1.57 की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सेल्स की बात करें
तो कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर सेल्स बढ़ी है कंपनी की। 2022 में कंपनी की सेल्स थी 24,620 करोड़, जो कि 2023 में बढ़कर हो गई 26,927 करोड़ और मार्च 2024 में बढ़कर हो गई यहाँ पर 30,381 करोड़। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेल्स बढ़ी है कंपनी की। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो कंपनी की बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 5,080 करोड़ से 5,828 करोड़, फिर 7,621 करोड़। तो बहुत ही बढ़िया एंड डिसेंट तरीके से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें सेल्स के अंदर भी एंड नेट प्रॉफिट के अंदर भी। ईपीएस भी देख सकते हो बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर अगर हम ओपीएम की परसेंटेज देखें तो ये भी देख सकते हो 22%, 25%, 32% बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपनी की तो ये ठीक है, कोचिन शिपयार्ड के मुकाबले में थोड़ा बेटर लग रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे सेक्टर की कंपनियों से तुलना करें तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सेक्टर अलग है, ये सेक्टर अलग है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल ठीक है, जैसा कि सेक्टर के अंदर एवरेज है इस प्रकार की कंपनियों की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ईयर्स में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 9% है, 3 ईयर्स में 10%, टीटीएम में 13%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देख सकते हो डबल डिजिट्स के साथ है और अच्छी परसेंटेज भी है। 5 ईयर्स में 27%, 3 ईयर्स में 33%, टीटीएम में 31%। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें स्टॉक प्राइस सीएजीआर देख सकते हो यहाँ पर ट्रिपल डिजिट के साथ बढ़ी है 3 ईयर्स में एंड 1 ईयर में एंड 5 ईयर्स में भी ठीक है, डबल डिजिट के साथ है और अच्छी परसेंटेज है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा उनको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे होंगे। अगर 1 साल पहले भी इन्वेस्ट कर रखा होगा और अभी तक होल्ड करे होंगे तो बढ़िया यहाँ पर रिटर्न्स उनके बने होंगे, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बेहतरीन है, डबल डिजिट के साथ है और अच्छे परसेंटेज में है। फिर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हो बढ़िया है, प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हो स्टेबल है। यहाँ पर भी पिछले कुछ क्वार्टर से 71.64% की होल्डिंग है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इस बार। उसके बाद यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो डीआईएच ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, देख सकते हो 9.13% से बढ़कर हो गई है 9.58%। फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की भी होल्डिंग लगातार यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है इसके मुकाबले में। एफआईआईज एंड डीआईएच की बात करें तो इनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो ठीक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो देखो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही टाइम नहीं है। अगर आप पी रेशियो देखकर सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अपनी रिसर्च अपनी रिस्क के अनुसार ही करना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। तो देखो यहाँ पर अगर हम अभी के प्राइस की बात करें तो अभी ये अपने 52 वीक हाई के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर बाइंग करना अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस प्राइस से ये कहीं भी जा सकती है। अगर किस्मत सही रहा तो ऊपर जा सकती है, नहीं तो यहाँ पर गिरावट आ सकती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जब भी कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करे तो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्ट करे, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाकी अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो अपनी स्टडी अपनी रिस्क के अनुसार, साथ ही साथ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, ठीक है। क्योंकि अभी के प्राइस की अगर हम बात करें तो पी रेशियो देखोगे तो इस प्राइस पर भी पी रेशियो कम है इंडस्ट्री के मुकाबले में। तो हो सकता है कि आपको ये जो प्राइस है ये ठीक लगे, लेकिन डिस्काउंट के साथ चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारा रिस्क जो है ये मैनेज होता है, ठीक है। अभी गिरावट नहीं आई है, अगर यहाँ तक गिरकर आती है 4,037 के लेवल तक तो अप्रोक्स 14 to 15% की डिस्काउंट मिलेगी। अगर यहाँ से भी और गिरकर इधर के लेवल तक आती है तो फिर और बढ़िया डिस्काउंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन बल्क में बाइंग नहीं करनी है। अगर इधर भी बाइंग करते हो तो कम अमाउंट लगाना, अगर और ज़्यादा गिरावट आएगी तो फिर सेकेंड अमाउंट लगाना, इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं इसी तरह से इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी आपको अगर ठीक लगता है तो आप अपने हिसाब से सोच समझ कर सकते हो। बल्क में बाइंग लेकिन नहीं करनी चाहिए, एक बार सारे अमाउंट्स नहीं डालने चाहिए इस प्रकार की लेवल पर। बल्क में बाइंग कब करनी चाहिए? जब बहुत ही ज़्यादा किसी स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाती है और वो स्टॉक पर आपको पूरा भरोसा है, तो गिरावट के बाद जब
रिकवरी आती है तो वहाँ पर हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि चलो अब बॉटम बन गया यहाँ पर, तो अब हम बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बल्क में बाइंग करनी सही मानी जाती है जनरली, ठीक है। चलो, यहाँ पर अभी हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर भी डिस्कस कर लिया। तो ये रही कुछ दो कंपनीज जिनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर, अगर ये न्यूज हकीकत में तब्दील हो जाती है तो। और सिर्फ यही कंपनी नहीं, डिफेंस सेक्टर की और भी काफ़ी सारी कंपनियां, जैसे मझगांव डॉक की बात करें, वो भी वॉरशिप्स वगैरह बनाती है, सबमरीन बनाती हैं, तो उनको भी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं अगर जो वर्तमान में सरकार है उनकी सरकार आगे भी बनती है तो। इसके अलावा अगर हम एमटार टेक की बात करें एंड सोलार इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि वो भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, अलग अलग क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। सोलार इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो एक्सप्लोसिव वगैरह बनाती है मिसाइल्स के लिए, या फिर जो रॉकेट्स में यूज किए जाते हैं एक्सप्लोसिव, वो सब बनाती है सोलार इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसी प्रकार से एमटार टेक भी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर। अब देखो, ये जो न्यूज आई है ये ऐसा भी हो सकता है कि अभी चूंकि इलेक्शन चल रही है तो इस प्रकार की न्यूज आ रहे हैं, तो इस प्रकार की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वाकई में विनिंग हो जाती है बीजेपी गवर्नमेंट की, तो फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इन कंपनियों को ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसा पिछले कुछ सालों में हमारा डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ है, आगे भी यहाँ पर ग्रोथ आएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी सभी कंट्रीज अपने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने देखा कि काफ़ी सारे युद्ध के माहौल चलते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में। हमने देखा रसिया यूक्रेन का युद्ध, इसके अलावा हमने देखा इजराइल और हमास का युद्ध। तो इस प्रकार की अभी सेंटिमेंट्स हैं जिसके वजह से सभी कंट्रीज अपने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहती है। तो इस वजह से हमारी डिफेंस सिस्टम भी मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहती है कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है। बाकी तो और भी सेक्टर्स हैं ही जो कि हमने डिस्कस भी किया है कई बार। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो तो लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन यार मैं डिटेल्स में बताना चाहता हूँ इसलिए लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।